हेलो बच्चों। आज हमारा क्लास 7 का सिविक्स है, नागरिक शास्त्र। आज हम लोग नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे। पहला लेसन का नाम है हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में किसका शासन था? आजादी से पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा। यहाँ का शासन उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं है। किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया कि भारत के लोगों को स्वयं अपने कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक मिल सके। कैसे बना हमारा संविधान? जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। इतने बड़े देश के लिए ये सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नहीं सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए यह भी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं यानी सभी लोगों का हाथ हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे वे थे सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, एच.वी. कामथ। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति कंतकजी बाऊपज मध्य भी थी बनी, जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद ही अपने देश में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन शुरू हुआ। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया था। वे मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनैतिक भागीदारी आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने दलों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की, जिसके फलस्वरूप विधान मंडलों में दलितों के स्थान आरक्षित कर दिए गए। आपने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा कि भारत एक लोकतंत्र देश है। इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। संविधान में देश के काम काज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई भी गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 1995 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।
आइए जाने हमारे संविधान में क्या है। सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है, जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। अपने संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों पर विचार करें, जो नियमित हैं। प्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है, इसीलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। पथ निरपेक्ष राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान आदर करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। मानव अधिकार। मानव अधिकार जन्म से ही प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक, आर्थिक स्तर, जाति व धर्म से संबंध रखता हो। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। हमारे मौलिक अधिकार। अपने गांव, शहर, टोले, मोहल्ले में ये हम सभी लोग छोटे बड़े से अपनी बातें कहते रहते हैं। ऐसे ही हम देश प्रदेश में कहीं भी आते जाते रहते हैं। इन सब के लिए कोई रोका टोकी नहीं होती। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। इनमें से 6 अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो निम्नवत हैं। पहला है समानता का अधिकार। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर, सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। छुआछूत, अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें पहला है क नंबर, भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ख नंबर है, भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ग नंबर है, देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आजादी है। भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। च, भारत का कोई भी नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार कर सकता है। अब है दोष सिद्धि के आरक्षण, जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता और एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता भारत में रह रहे सभी लोगों को जीने का अधिकार है। कोई भी उनकी जान नहीं ले सकता। कोई लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। कोई व्यक्ति जब कोई कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है, पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे जेल की सजा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार। अब है शिक्षा का अधिकार। वर्ष 2002 में संविधान के 67वें 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बालक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ITE 2009 पारित किया गया है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानून रूप से प्राप्त हो गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही बेगार लेने पर रोक है। किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी नियम से काम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम कराने को मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। बंधुआ मजदूरी की प्रथा में मजदूर के इस मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्योंकि उसे मजबूर होकर एक ही जमींदार या ठेकेदार के पास काम करना पड़ता है। नन्हा रामू। राजकुमार के पास छपाई के लिए एक प्रेस था। प्रेस में कागज काटने वाली मशीन भी थी। उसने प्रेस में एक 14 साल के बच्चे रामू को हेल्पर की नौकरी पर रखा था। एक दिन राजकुमार ने रामू से कहा कि रात में प्रेस बंद होने पर कागज काटने वाली मशीन की सफाई कर देना। रामू जब रात में उस मशीन की सफाई कर रहा था तो धार वाली छुरी अचानक गिर पड़ी और रामू की उंगली कट गई। रामू के चिल्लाने पर पड़ोसी कारखाने के लोगों ने रामू को अस्पताल पहुंचाया और इलाज कराकर उसकी जान बचाई। वहीं किसी व्यक्ति ने प्रेस के मालिक राजकुमार की शिकायत अपने क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिस से कर दी, जहां उसे बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रम कराने के अपराध में जेल की सजा हो गई। क्या तुम जानते हो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है। कानून की मनाही के बावजूद बच्चे से काम करवाने वाले व्यक्ति को 3 महीने से 1 साल तक की कैद हो सकती है। उसे 10,000 से लेकर 20,000 तक रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायत अपने क्षेत्र के थाना श्रम प्रवक्ता अधिकारी या मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी किया जा सकती है। सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन, किताबें, बैग और ड्रेस के साथ निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति दी जा रही है। अतः माता पिता का यह दायित्व है कि वे अपने बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें स्कूल भेजें। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने रीति रिवाजों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता है। सभी को अपने धार्मिक कार्यों का आयोजन करने की स्वतंत्रता है।
आपने देखा होगा कि हम सभी होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी जैसे त्योहार को कितने आनंद के साथ मनाते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में हैं, उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें अपने समाज में शैक्षिक संस्थाएं खोलने का और अपनी भाषा एवं संस्कृत को आगे बढ़ाने का अधिकार है। छठवां है संविधानिक उपचारों का अधिकार। कहीं पर यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय में मुकदमा कराने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसे उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा किया जा सकता है। लोकहित का मुकदमा जिनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति लोकहित में मुकदमा कर सकता है। संविधान में जहां नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं, वहीं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आपातकाल की व्यवस्था भी की गई है। देश में बाह्य आक्रमण, युद्ध अथवा शस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल कानून लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रहित में नागरिकों के कुछ मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देशक दिए गए हैं, जिन्हें नीति निदेशक तत्व कहते हैं। राज्य नीति निदेशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। कुछ नीति निदेशक तत्व निम्नवत दिए गए हैं। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले, काम के लिए अच्छा एवं स्वस्थ वातावरण मिले, आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योग के संचालन में मजदूरों की भी भागीदारी हो। बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले। नीति ऐसी हो जिससे समान काम के लिए समान मजदूरी मिले। स्त्री और पुरुष के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। ऐसी नीतियां न बनाई जाएं जिससे कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और अन्य लोग निर्धन बने रहें। सभी पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिए नीति बनाई जाए। किसी को भी ऐसा काम करने का मजबूर न होना पड़े जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता हो। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जिससे गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु प्रयास करना। हमारे मौलिक कर्तव्य। अभी तक आपने अपने मौलिक अधिकारों को जाना है, परंतु हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। इन मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोग और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। भारतीय संस्कृति के गौरव को समाज और उसका सम्मान करें। प्राकृतिक पर्यावरण की उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें।
तथा प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने पाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल आधार एवं कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। हमने संविधान के बारे में पढ़ा है। अगर वीडियो पसंद आए, हमने संविधान के बारे में पढ़ा है। अगले दिन अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।